गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत बढ़िया ही होंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जहां तक पीजीबीपी को किया था उसके आगे हम करने वाले हैं। और आज जो हम पहला सेक्शन पढ़ने वाले हैं आगे करने के लिए, वो है हमारे पास में सेक्शन 40A7। क्या बोलता है ये सेक्शन क्या बोलता है, इसको ध्यान से सुनिएगा। जितनी बात यहाँ पे लिखी गई है उसको आप समझिए कि वो लिखा क्या गया है। सबसे पहली चीज यहाँ पे जो लिखी गई है, ये सेक्शन बोलता है कि जितने भी प्रोविजन हैं ग्रेजुटी से रिलेटेड, चाहे वो अप्रूव्ड है चाहे अनअप्रूव्ड है, उसमें से हम किसकी बात कर रहे हैं? उसमें से हम पहली बात तो ये कि हम अनअप्रूव्ड ग्रेजुटी की बात कर रहे हैं और ऐसे प्रोविजंस की बात कर रहे हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पे हेडिंग में दिखाई दे रहा है, प्रोविजन फॉर अनअप्रूव्ड ग्रेजुटी टू एम्प्लॉय, यानी कि ये अप्रूव्ड ग्रेजुटी नहीं है, उसका प्रोविजन, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है जी, उसके प्रोविजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर किसी भी तरीके का कोई भी अमाउंट ग्रेजुटी के नाम पे उसके प्रोविजन के लिए रखा जाता है जो कि अभी तक ड्यू नहीं हुआ, यानी कि मान लीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैंने आपको ग्रेजुटी देनी है, आप एम्प्लॉय हैं, मैं एम्प्लॉयर हूं, सैलरी हम लोग कर चुके हैं। आप लोग एम्प्लॉय हैं, मैं एम्प्लॉयर हूं, मैं आपको ग्रेजुटी पे करना चाह रहा हूं, ठीक है सर, कर दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैंने कोई प्रोविजन बना के रखा ऐसी ग्रेजुटी के लिए जो मैं भी दे नहीं रहा और जो कि अनअप्रूव्ड है, तो ऐसा प्रोविजन अलाउड नहीं है। मैंने क्या बोला? मैंने ग्रेजुटी का नाम नहीं लिया, मैंने नाम लिया किसका? मैंने नाम लिया उसके प्रोविजन का। तो अब यहां पे पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है, एनी प्रोविजन मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर पेमेंट ऑफ अनअप्रूव्ड ग्रेजुटी विच इज नॉट येट ड्यू, जो अभी तक ड्यू नहीं हुआ, इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, विच इज नॉट येट ड्यू इज नॉट डिडक्टेबल। ठीक है, तो ग्रेजुटी दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, अनअप्रूव्ड ग्रेजुटी दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनअप्रूव्ड ग्रेजुटी के लिए प्रोविजन नहीं बना सकता, प्रोविजन अलाउड नहीं। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके एक्सेप्शन में लिखा हुआ है कि सर अगर हम कोई अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हैं, एम्प्लॉयर करता है, तो क्या वो अलाउड है? हाँ सर, अलाउड है। दूसरा, अगर प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी दैट बिकम ड्यू एंड पेबल ड्यूरिंग द ईयर, जो ग्रेजुटी है जो ड्यू हो चुकी है और पे हो चुकी है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है जी, बाय द वर्च्यू ऑफ एम्प्लॉय रिटायरमेंट डेट या फिर टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज, उसके लिए बनाया गया प्रोविजन अलाउड है। यानी कि हमारा देखने का काम क्या है? सिर्फ इतना सा काम है सर देखने का कि जो ग्रेजुटी दी जा रही है वो अनअप्रूव्ड अगर है तो उससे रिलेटेड प्रोविजन अलाउड नहीं है तब तक जब तक कि वो ग्रेजुटी पे ना कर दी जाए ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी। आओ इसी चीज के ऊपर एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। यहां पे एक बढ़िया सा क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स सर रिटायर हो गए, ठीक है जी, एक्स रिटायर फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ वाई लिमिटेड एज ऑन May 2000 31st March 2000 31st May 2018, 31 मई 2018 को वो सर्विसेज से रिटायर हो गए। द कंपनी पे ग्रेजुटी 1,60,000 अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972। वाई डज नॉट मेंटेन एनी प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी अकाउंट। लेकिन सर ये अप्रूव्ड ग्रेजुटी तो थी ना, तो ये क्या है, इसके अंदर डिडक्शन मिल जाएगी। तो इसके आंसर में देखिए क्या लिखा हुआ है, अलाउड एज डिडक्शन, अलाउड एज डिडक्शन। ठीक है। अच्छा, सेकंड पढ़ लेते हैं। जेड लिमिटेड मेंटेन ए अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड, अब उन्होंने अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड बोला और साथ में क्या लिखा हुआ है, सम a sum of rupees 1 lakh being employer contribution towards gratuity fund is debited to P&L account। हाँ सर, ये भी अलाउड है क्योंकि यहाँ पे क्या था, अप्रूव्ड ग्रेजुटी फंड था। ठीक, तो ये भी अलाउड है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आंसर, इट इज अज्यूम दैट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43B आर सेटिस्फाइड। 43B क्या है? पेड बेसिस। ओके, चलो
आगे चलते हैं जी, अगला सेक्शन क्या बोलता है हमारे को, उसको भी सुनना चाहिए। कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर टुवर्ड्स अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात हो रही है। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर सिंपल है, शुरू होते ही खत्म हो जाता है ये सेक्शन। क्या बोलता है ये, बोलता है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के अंदर अगर आप कोई पैसा डालोगे ना तो वो अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है, ठीक है। और ये तो हम चीज सैलरी में पढ़ ही चुके हैं कि अगर एक्सेसिव कंट्रीब्यूशन होता है क्या नाम है रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो वो भी क्या हो जाता है, एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाता है। ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, सैलरी के अंदर। तो देखिए आप पढ़िएगा इसको, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी फंड विच इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द लॉ, जिसकी ये रिक्वायरमेंट नहीं थी। सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है सर, एम्प्लॉयर को क्या बोला गया, आप अगर किसी भी तरीके का कोई भला करना चाहते हैं, भाई ऐसे क्या नाम है फंड्स दे करके एम्प्लॉय का भला ही हो रहा है ना, तो वो कहते हैं कि अगर आपको भला करना है तो सर खुद करो, अपने पैसों से करो, टैक्स पे कर दो, उसके बाद में भला करते हैं। हमारे नजरों में ये चीजें अलाउड नहीं है, आप इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिख सकते। आइए एक क्वेश्चन करते हैं, इसके ही ऊपर क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा। लिखा है कि एक्स लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूटेड, एम्प्लॉयर की बात हो रही है ना, एक्स लिमिटेड कॉन्ट्रीब्यूटेड 20% ऑफ बेसिक सैलरी टू द अकाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉय अंडर प्रोविजन अंडर पेंशन स्कीम रेफर टू सेक्शन 80 CCD। 80 CCD क्या होता है सर, ये सर डिडक्शन का चैप्टर है, आएगा तो पढ़ेंगे, ठीक है। और उन्होंने डेयरनेस अलाउंस दिया 40% ऑफ बेसिक सैलरी एंड इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ पे फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट फॉर एम्प्लॉइज, पार्ट ऑफ पे ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है। कंप्यूट द डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन 36(1) IBA इफ बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय इज 10 लाख। अब ये हमारा बेस था ना, ठीक है। वुड डिसअलाउंस अंडर सेक्शन 40A(9) बी अट्रैक्ट एंड इफ सो टू व्हाट एक्सटेंट, ठीक है। तो ठीक है जी, कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास में क्या था सर, बेसिक सैलरी थी। बेसिक सैलरी कितनी थी, 10 लाख थी। अच्छा 10 लाख का 40% DA था, तो टोटल सैलरी कितनी हो गई सर, 14 लाख हो गई। सैलरी के अंदर हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे आते हैं, अब रूल्स क्या कहते हैं, रूल्स क्या कहते हैं कि उनको कितना कंट्रीब्यूशन देना चाहिए था, जो हमने सैलरी के अंदर पढ़ा था। वो रूल्स क्या कहते हैं इसके लिए, बोलते हैं कि ना सर सिंपली बेसिक सैलरी और DA के 10% से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहां पे कंट्रीब्यूशन कितना किया गया था सर, यहां पे कंट्रीब्यूशन किया गया था 20% ऑफ बेसिक सैलरी, लिखा है ना ऊपर 20% ऑफ बेसिक सैलरी, यानी कि 10 लाख रुपए का 10 लाख रुपए का 20% हमारे पास में आ गया 2 लाख रुपए। अच्छा रूल क्या कहते हैं, रूल ये कहते हैं कि सर एक्सेसिव कितना होगा, जितना एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी और प्लस DA के 10% से ज्यादा होगा उतना एक्सेसिव मान लिया जाएगा। तो हमने क्या किया, ये 14 लाख बेसिक सैलरी और DA का टोटल था, इसका 10% ले लिया। ये रूल हमने कहां पढ़ा था सर, हमने पढ़ा था अपने पास में सैलरी चैप्टर के अंदर, ठीक है जी। तो 10% ले लिया, ठीक है। परमिसिबल डिडक्शन हमारे पास में कितनी थी, तो हमारे पास में परमिसिबल डिडक्शन आ जाती है सर 1,40,000, 140। तो 2 लाख से 140 कितना, 140 2 लाख से कितना एक्सटेंडेड है सर, 60,000 है, और वही डिसअलाउड हो जाएगा इस सेक्शन के अंदर, 60,000 रुपीज डिसअलाउड हो जाएगा। बात समझ में आई आप लोगों को, डिसअलाउड हो जाएगा कितना, 60,000 रुपीज, यानी कि वो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिख सकते, ठीक है। इसके अलावा अब हमारे पास में आता है, डिसअलाउड हमने पढ़ लिया। अब हम कहते हैं डीम्ड प्रॉफिट। डीम्ड प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि वो वाली इनकम्स जिनको कि हम अपनी मानी गई इनकम कहते हैं, जिनको कि हम अपनी मानी गई इनकम कहते हैं,
मानी गई का मतलब क्या है, एक तो एक्चुअल इनकम्स है और दूसरी मानी गई इनकम की किन किन चीजों को हम इनकम मानते हैं। आइए वो भी देख लेते हैं। सिंपल सी बात है सर, किसी भी तरीके की कोई भी रिकवरी अगर होती है किसी भी डिडक्शन के अगेंस्ट, तो उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम सिंपली कह देते हैं कि सर हमारी रिकवरी हो गई, तो ये हमारा इनकम हो गया। कैसे? देखो बहुत आसान है। मान लो एक साल आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई अमाउंट लिखा, एक साल आपने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर कोई अमाउंट लिखा, ये लिखा आपने पी एंड एल अकाउंट के अंदर रेंट, मान लीजिए रेंट आपने लिखा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर रेंट कितना 50,000। आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले टाइम के अंदर आपके पास में आपको ये रेंट रिकवर हो जाता है, सेम ईयर नहीं, आने वाले टाइम के अंदर रिकवर हो जाता है, अगले साल, अगले से अगले साल, कभी भी किसी भी साल फिर से आपने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, तो आप इसको क्या बोलेंगे सर, रिकवरी ऑफ रेंट। सर अब ये रिकवर क्यों हो गया, ये जस्ट एक एग्जांपल है, रिकवर हो गया कितना, मान लीजिए 30,000। तो रूल्स क्या कहते हैं, रूल्स ये कहते हैं जब आपने पे किया था तो हमने आपको इसका खर्चा, हमने इसको आपका खर्चा माना था। अब ये जब आप रिकवर कर रहे हो, अगर आपका रिकवरी हो गई है इस चीज की, वापस हो गया है ये पैसा, तो ये आपकी इनकम मान लिया जाएगा, ये आपकी इनकम मान लिया जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो देखिएगा सर यहां पे क्या लिखा हुआ है, डिडक्शन ऑफ एनी लॉस या कोई एक्सपेंडिचर या फिर कोई ट्रेडिंग लाइबिलिटी वॉज अलाउड इन अर्लियर ईयर, पिछले सालों में जो, पिछले सालों में जो अलाउड थे उनका अगर आपको कोई रिकवरी हो गई है तो वो क्या है, इनकम है। तो किस चीज की रिकवरी की बात कर रहे हैं हम, रिकवरी अगेंस्ट एनी डिडक्शन, कौन सी वाली, ये वाली। नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर द एसएससी ऑब्टेन्ड एनी रिफंड ऑफ सच एक्सपेंडिचर, मतलब पहले खर्च कर दिया था और ड्यूरिंग द करंट प्रीवियस ईयर, करंट प्रीवियस ईयर का मतलब इस साल जिसमें हम इनकम अर्न कर रहे हैं, और उस साल हमारे को क्या हो गया, उसकी रिकवरी हो गई, या फिर कोई बेनिफिट मिल गए, सम बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रेडिंग लाइबिलिटी, जैसे कि रिमिशन, सीजेशन ऑफ सच लाइबिलिटी, देन हम क्या मानेंगे इसको, सच एक्सपेंडिचर और रेमिटेड सीजेज लाइबिलिटी या फिर shall be deemed to be इनकम ऑफ एसएससी, इनकम मान ली जाएगी। अच्छा इनकम कौन से साल में मानी जाएगी, सर उस साल में जिस साल में रिकवरी हुई है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, प्रीवियस ईयर इन विच, प्रीवियस ईयर इन विच अमाउंट इज रिकवर्ड और लाइबिलिटी इज रिमिटेड, रेमिटेड। ठीक है जी, बात समझ में आई आपको कि एक साल आपने क्या कर दिया, एक साल आपने उसको खर्चा मान लिया, अगले साल वो आपको रिकवर हो गया, रिकवर हो गया तो सर इनकम है। जब हमने खर्च किया था तो वो खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखा जाता था, सिंपल सा एक ये सेक्शन। चलिए सर आगे चलते, अब इसके कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लड्डू लड्डू एग्जाम्पल है, ठीक है जी, इसको आप पढ़ सकते हैं खुद ही। आगे चलते हैं सर, बैलेंसिंग चार्ज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक, सेल ऑफ एसेट यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, इसको मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है जी, रिकवरी ऑफ बैड डेट अलाउड एज डिडक्शन, सिंपल सी चीज है सर। बैड डेट्स यहां जैसे मैंने यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, रेंट लिखा था ना, आप इसको बैड डेट्स लिख दो, बैड डेट्स। 50,000 रुपए के बैड डेट्स हुए और बाद में रिकवरी हो गई 50,000 रुपए की, 30 की रिकवरी हुई, चलो तो जिस साल रिकवरी होगी उस साल की वो इनकम मान ली जाएगी, सिंपल है, वैसा ही है बिल्कुल। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, जब रिकवर हो जाए, भगवान जी ने उनको बोला जाकर के पैसे दे करके आओ, अब भगवान की बात कौन टालेगा, तो वो पैसे देने आ गया मेरा जो पैसे लेकर के भाग गया था। तो सर रिकवरी ऑफ बैड डेट्स हमारी इनकम है, और किस साल की इनकम है, जिस साल
रिकवरी हो जाए। ठीक, अब सुनो जी आगे ध्यान से, जो बताने जा रहा हूं ये बढ़िया है, ये वाला बढ़िया है, एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस। और ध्यान से सुनना क्योंकि बच्चे इसके अंदर कर देते हैं गलती। ये सेक्शन क्या कहता है? कहता है सर आपके किसी साल कुछ लॉसेस हुए थे, आपके किसी साल कुछ लॉसेस हुए थे। आओ इधर बढ़ते, एक सेकंड ठहरना। हाँ जी, आपके किसी साल कुछ लॉसेस हुए थे, लेट्स से आपके 97 98 में कुछ लॉसेस हुए थे 5 लाख रुपए के। नेगेटिव में लिखा तो मतलब लॉस। फिर 98 99 चल रहा था। 98 99 कैसे चल रहा था? 1/4 99 आया और 31 मार्च 2000, 31 मार्च 1999 तक आपने जाना था। लेकिन 30 सितंबर को ही आपका अपने बिजनेस से दिल भर गया कि मैं आगे इसको डिसकंटिन्यू नहीं करूंगा। ये डेट समझ पा रहे हो ना कि डेट मैंने यहां क्यों लिखी है ऐसी? वरना तो 31 मार्च तक जाने वाला था, लेकिन अब ये 30 सितंबर 98 ही लिखा है और ये बिजनेस क्या हो गया? डिसकंटिन्यू। बस डिसकंटिन्यू हो गया। ठीक है, आपके 97 98 के लॉसेस इतने थे, इस साल भी आपको कुछ लॉसेस ही हो रहे होंगे। लेट्स से 3 लाख रुपीस के आपके लॉसेस हुए थे इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर, इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर। तो अब हमारा रूल क्या कहता है? अब हमारा रूल ये कहता है सिंपल सी चीज है, आप अपने जनरल बिजनेस के लॉसेस को 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये हम सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के अंदर, चैप्टर के अंदर हम अच्छे से पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या रूल्स हैं। तो बिजनेस के रूल्स वहां क्या कहते हैं? 8 सालों तक आप अपने जनरल बिजनेस के लॉसेस को एडजस्ट कर सकते हैं, और स्पेकुलेटिव बिजनेस है अगर, तो उसको आप 4 साल तक एडजस्ट कर सकते हैं। 4 साल तक एडजस्ट कर सकते हैं। अब एडजस्ट किससे करता हूं? सोचने वाली बात है। आगे तो बिजनेस ही बंद कर दिया, यानी कि फर्दर अगर कोई इनकम आती तो मैं उनसे एडजस्ट करता, लेकिन बिजनेस तो मैंने बंद ही कर दिया तो इनकम ही नहीं आ रही थी। अब डिसकंटिन्यू होने के बाद साल 2007-8 आया। 7-8, इतने सालों बाद मेरा कुछ पैसा रिकवर हो गया, बैड डेट्स रिकवर हो गए, या किसी ने मुझे कोई पैसा दे दिया, कोई मेरा केस चल रहा था, मुझे कुछ कंपनसेशन मिल गया, रिकवरी हो गई। और रिकवरी भी छोटी मोटी नहीं हुई सर, रिकवरी हुई सर मेरी 12 लाख रुपए। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है हम इसको क्या मानेंगे? इनकम मानेंगे। लेकिन वहां पे एक रूल है, वहां ये रूल क्या कहता है? जिस साल आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ था ना, उस साल के अमाउंट को आप एडजस्ट करा सकते हैं। तो हमने क्या बोला सर? एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस। कितने के लॉस थे सर? सर लॉस थे हमारे पास में ये 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए, 3 लाख एडजस्ट करूंगा और रिमेनिंग 9 लाख बच गए, इसको मेरी इनकम मान लिया जाएगा। इनकम कौन से साल की? फॉर प्रीवियस ईयर 7-8। सर 7-8 में तो बिजनेस ही नहीं था, आप कैसे बिजनेस इनकम को ट्रीट करेंगे? हाँ जी, इवन इफ बिजनेस डिसकंटिन्यूड, तब भी हमारी ये इनकम मानी जाएगी। डिसकंटिन्यूड बिजनेस की भी इनकम को हम इनकम ही लेते हैं। समझ में आई मेरी ये बात? चलो आओ देखते हैं जी, वापस चलते हैं अपने पास। ये रहा हमारा सेक्शन। देखो क्या लिखा हुआ है इधर। सर यहाँ लिखा हुआ है जनरली लॉस ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड आफ्टर 8 years। और स्पेकुलेटिव के हिसाब से मैंने आप लोगों को क्या बताया? 4 साल।
हाउएवर लॉस सफर्ड इन द ईयर ऑफ डिसकंटिन्यूशन, कौन से लॉसेस, जिस साल हमने डिसकंटिन्यू किया है, ओनली, आगे ओनली भी लिखा हुआ, कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम टैक्सेबल अंडर सेक्शन सो एंड सो। ये कौन से सेक्शन है, ये डीम्ड इनकम के सेक्शन, ये डीम्ड इनकम के सेक्शन। ओके जी, ठीक है। अब इसके ऊपर ये एग्जांपल दिया हुआ, ये वही एग्जांपल है जो मैंने अभी आपको दिया, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया वही एग्जांपल ये लिखा हुआ है हमारे पास, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक, चलें आगे, आइए। नेक्स्ट सेक्शन, डिडक्शन डिडक्टेबल ऑन पेमेंट बेसिस ओनली, सेक्शन 43B। अभी थोड़ी देर पहले नाम आया था और मैंने कहा था ओनली ऑन पेड बेसिस, ठीक है। अब ये सेक्शन कहता क्या है, इस चीज को ध्यान से सुनो और समझो। तो ये सेक्शन कहता है बच्चों, क्या बोलता है ये सेक्शन, बोलता है आपको जो पेमेंट करनी है, कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें हैं, ठीक है, कुछ चीजें हैं, उन चीजों की आपको पेमेंट करनी है। हमारा जनरल रूल क्या कहता है, हमारा जनरल रूल ये कहता है कि आप अगर चाहें तो आप बिजनेस के अंदर कैश बेसिस पे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, यानी कि सारी इनकमिंग और आउटगोइंग कैश बेसिस पे। और अगर आप चाहें तो आप अक्रूवल बेसिस भी अपना सकते हैं, यानी कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड बेसिस पे भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ। अच्छा, हमने ऑप्ट कर लिया सर अक्रूवल बेसिस, अपना बिजनेस कौन सा सर, अक्रूवल बेसिस, यानी कि अपने क्रेडिटर से माल उधार पे खरीदता हूं, अपने डेटर को सामान उधार पे देता हूं। सर डेटर और क्रेडिटर तो होते ही अक्रूवल बेसिस के अंदर है, कैश बेसिस के अंदर तो होते ही नहीं, ठीक है सर। अब इसके बाद मेरा सेक्शन क्या कहता है, मेरा सेक्शन ये कहता है सर अगर आप अक्रूवल बेसिस का बिजनेस कर रहे हैं, अक्रूवल बेसिस पे बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर पेड बेसिस पे ही लिख सकते हैं, पेड बेसिस पे, यानी कि ये चीजें आउटस्टैंडिंग बेसिस पे अलाउड नहीं होंगी, पे करोगे तो ये अलाउड होगी। पेड बेसिस का मतलब क्या है, सेक्शन 43B। तो सेक्शन 43B, तो इसका मतलब जहां पे भी आपको लिखा हुआ है ना कि दिस एक्सपेंडिचर इज अलाउड सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, सब्जेक्ट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्शन 43B, वहां पे समझ लेना कि ये क्या कहता है, कहता है पेड बेसिस पे ही होना चाहिए। अच्छा जी, इसको और एलेबरेट करते हैं, इसको और एलेबरेट करते हैं थोड़ा सा। हमने कहा था कि आप पेमेंट कर देना, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब तक बनता है सर, 31 मार्च तक बनता है ना, 31 मार्च को बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके अंदर हम लिखते हैं। तो हमने क्या बोला था कि आप पे कर देना, ठीक है, आप पे कर देना। लेट्स से कौन से अमाउंट को, एक अमाउंट को मैं उठा लेता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, बोनस एंड कमीशन, बोनस एंड कमीशन, तो एक अमाउंट को मैं यहां से उठा लेता हूं, ये लो सर। हाँ जी, तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि सर मैं यहां से एक एक्सपेंडिचर उठा लेता हूं, एक एक्सपेंडिचर मैंने उठा लिया, कौन से वाला, बोनस वाला। तो मानिए कि बोनस के ऊपर, आप मानिए अभी कि बोनस के ऊपर सेक्शन 43B अप्लाई होता है, यानी कि बोनस आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकते हो जब आप अपने एम्प्लॉय को ये बोनस पे कर दो, एक्चुअली पे कर दो। और हमने बोनस देना था 31 मार्च तक, हम देना भूल गए, हम देना भूल गए, तो हम यहाँ पे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लिख सकते, है ना, नहीं लिख सकते, ठीक। तो हमने यहाँ पे बोनस 50,000 रुपए लिख दिया। सर कैसे लिख दिया, जब नहीं लिख सकते तो अरे लिख दिया, मान लो लिख दिया, तो सर डिसअलाउड हो जाएगा, अरे नहीं होगा, नहीं होगा। मैं एक चीज देता हूं,
मैं एक चीज बोलता हूं यहाँ पे कि मैंने ये बोनस पे किया है कब, 1 जून, 1 जून ऑफ प्रीवियस ईयर, ऑफ न्यू ईयर, मतलब ये लगा लो यहाँ पे मेरे पास में ये ईयर था लेट्स से 2019, और मैंने इसको यहाँ पे 2019 में पे कर दिया, 1 जून 2019। रूल्स क्या कहते थे, आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकते हैं तब जब आप पे करें, बस इतना ही बोला था ना मैंने अभी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बना, 31 मार्च 2019 को। सर 31 मार्च 2019 को बना था, तो आपने फ्यूचर में पे करने वाले खर्चे 31 मार्च 2019 को कैसे लिख दिए भाई? उस टाइम तक मैंने ये 50,000 नहीं लिखा था, लेकिन मैंने इसको एक्चुअली पे कब किया, एक्चुअली पे कब किया, मैंने इसको एक्चुअली पे किया 1/6/2019 को। तो अभी मैं क्या करने वाला था, अभी मैं करने वाला था सर, मैं ड्यू डेट पे 31 जुलाई मान लो मेरी ड्यू डेट थी, 31 जुलाई 2019 को मैं अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने जाने वाला था, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपने टैक्स का ब्यौरा देने जाने वाला था, और उससे पहले मैंने इसको पे कर दिया, पे कर दिया। तो क्या मैं अपने इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकता हूं? आंसर है यस, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, आप लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो हम यहां पे क्या पढ़ते हैं, देखिएगा जरा क्या लिखा हुआ है। फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स which are deductible in normal circumstances are deductible in relevance in the relevant previous year only if they are paid before के आगे क्या लिखा है, due date of filing return of income of such previous year under section 139 subsection 1। इसका मतलब क्या है कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं 31 मार्च को, तब तक भी आपने पे नहीं किया, कोई बात नहीं। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो, मैंने बोला आप 10 क्वेश्चन कीजिए, मैं मंडे को चेक करूंगा, ठीक है जी, मंडे को मैं चेक नहीं कर पाया, वेडनेसडे को अगली क्लास है, तो आपके पास 2 दिन का एडिशनल टाइम और था ना। या आप मुझसे ये कहोगे सर आपने मंडे तक का टाइम दिया था, मंडे तो मैंने किया नहीं था, अभी भी क्या नाम है, मंडे और ट्यूसडे को भी मैंने नहीं किया, और आज वेडनेसडे है। अरे मैं कहूंगा भाई सोचने वाली बात है, आपको 2 दिन की एक्सटेंशन मिल गई थी ना, तो आपने क्यों नहीं किया उस टाइम के दौरान? तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, 31 मार्च के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैं सबमिट कब करूंगा, मैं सर सबमिट करूंगा 31 जुलाई को, तो तब तक का टाइम पीरियड है ना, पे कर दो और फिर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख लो। ठीक है जी, ठीक है सर, समझ गए। अब ऐसे खर्चे हैं कौन कौन से सर, ऐसे एक्सपेंडिचर हैं कौन कौन से, बस जल्दी से ये बता दो, पेड बेसिस पे अलाउड हैं ये सिर्फ। चलो जी लिस्ट पढ़ते हैं। पहला खर्चा क्या है, टैक्स ड्यूटी या सेस या फिर कोई फी बाय वट एवर नेम कॉल्ड लेविड अंडर एनी लॉ। ठीक है जी, ठीक है जी। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी फंड, ग्रेचुटी फंड और रिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर फंड, ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आप सिर्फ पेड बेसिस पे ही अलाउड है। यहाँ पे जो टैक्स का मतलब है ना, ये टैक्स का मतलब इनकम टैक्स नहीं है, मैं आपको बता दूं पहले, क्योंकि इनकम टैक्स करने के लिए तो आप सब कुछ कर रहे हैं, और इनकम टैक्स करने के लिए ही आपने अगर इनकम टैक्स को ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिख दिया तो आपने पे क्या किया, इसलिए यहाँ पे इनकम टैक्स अलाउड नहीं है, यहाँ पे इनकम टैक्स अलाउड नहीं है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। बोनस कमीशन, बोनस या कमीशन जो एम्प्लॉय को दिया जाना है, ठीक है, वो भी इसके अंदर कवर्ड होता है, यानी कि पे करोगे तभी अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन एनी लोन बोरोइंग फ्रॉम पीएफआई, एसएफसी या एसआईआईसी, ठीक है जी। अच्छा, सम पेबल, इंटरेस्ट ऑन लोन मान लो, ठीक है, सम पेबल टू एम्प्लॉयर इन ल्यू ऑफ देयर, टू सम पेबल बाय एम्प्लॉयर, बाय एम्प्लॉयर, टू नहीं बाय एम्प्लॉयर, टू मेरे मुंह से गलती से निकल गया, बाय एम्प्लॉयर इन ल्यू ऑफ एनी लीव स्टैंडिंग,
एट द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि आपको लीव सैलरी एनकैशमेंट अगर पैसा देना है, पे करेंगे, तभी आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकते हैं। या फिर एनी सम पेबल टू इंडियन रेलवे फॉर रेलवे एसेट्स। ठीक। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और जोड़, यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ लो जी, इंटरेस्ट ऑन एनी लोन और बोरोइंग्स, इंटरेस्ट और लोन और बोरोइंग्स और बोरोइंग्स फ्रॉम द फ्रॉम अब किससे वो लिखना है, डिपॉजिट टेकिंग, डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी। ठीक है जी, ये भी लिख लीजिए। एट पॉइंट को एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, इंटरेस्ट और लोन और बोरोइंग्स फ्रॉम डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, यानी कि अगर इनसे हम कोई लोन लेते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं, तो जब तक वो इंटरेस्ट एक्चुअली एक्चुअली पे नहीं कर दिया जाता तब तक वो अलाउड नहीं होगा। और उसको पे भी कब तक करना है, उसको पे करना है हमने सर 31 जुलाई तक, या फिर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम तक। ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, आइए देख लेते हैं। यहां पे लिखा हुआ है स्पेसिफिकली डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, इनको रजिस्टर्ड होना चाहिए आरबीआई के साथ में, और ये एक्सेप्ट करती हो पब्लिक डिपॉजिट को, एक्सेप्ट और होल्ड करती हो पब्लिक डिपॉजिट को। पीडी मींस पब्लिक डिपॉजिट, स्पेस नहीं था वहां पे इसलिए मैंने पीडी लिख दिया। अच्छा, सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, वो कौन है सर, जो कि एक्सेप्ट और होल्ड नहीं करती पब्लिक डिपॉजिट को, लेकिन उनके पास में एसेट हैं, टोटल एसेट्स हैं कितने, मोर देन और इक्वल्स टू 500 करोड़, और इसको ऑडिट के थ्रू बैलेंस शीट के अंदर दिखा करके, ऑडिट करवा करके आरबीआई के पास में रजिस्ट्रेशन लेना भी जरूरी है। यानी कि आपने कह दिया 500 करोड़ से ऊपर के एसेट हैं, हमने नहीं माना, उसका ऑडिट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट को, और उसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट बनाने के बाद में इसे रजिस्टर्ड होना चाहिए आरबीआई के पास भी। ठीक है। तब ऐसे लोगों से नंबर 1 और 2 से जो हम इंटरेस्ट ऑन लोन लेंगे, तो उस लोन को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जब तक आप उसके ऊपर इंटरेस्ट को एक्चुअली पे नहीं कर देते, तब तक ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, तब तक आप इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख नहीं सकते, यानी कि ओनली ऑन पेड बेसिस। ठीक है सर, वापस से आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ ना पॉइंट लिखा हुआ है, ये पॉइंट्स को ध्यान से सुनो, कि अगर हमने कन्वर्ट कर दिया अनपेड इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था हमारे पास में, अनपेड इंटरेस्ट था कुछ, इनटू अ फ्रेश लोन, यानी कि हमारे पास कुछ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था, उसको हमने क्या कर दिया, फ्रेश लोन में कन्वर्ट कर दिया, लोन लेकर के वो पैसा पे कर दिया। रूल कहता है जी नहीं, हम इसकी डिडक्शन नहीं देंगे। लेकिन अगर ऐसा ऐसा आपने किया, ये यहां पे हम क्या बात कर रहे थे, अनपेड इंटरेस्ट, अनपेड इंटरेस्ट की, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अनपेड सेल्स टैक्स था, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया लोन बाय स्टेट गवर्नमेंट। हमने गवर्नमेंट को सेल टैक्स देना था, और हमने स्टेट गवर्नमेंट से लोन लेकर के वो इंटरेस्ट का अमाउंट जो था, लोन क्या नाम, इंटरेस्ट का अमाउंट था, इंटरेस्ट पे करना, अरे इंटरेस्ट कहां से आ गया, सेल टैक्स पे करना था। ठीक है, कभी कभी हो जाता है, सेल टैक्स पे करना था, और सेल टैक्स पे करने के लिए हमने क्या किया जी, लोन ले लिया।
तो अब ऐसा जो है हमारे पास में, इसके लिए डिडक्शन हमें अलाउड है। तो इंटरेस्ट को अगर आपने कन्वर्ट करा लिया लोन के अंदर, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पड़ा हुआ था और उसको आपने कन्वर्ट कर लिया लोन के अंदर, अलाउड नहीं है, लेकिन अनपेड सेल टैक्स के साथ में ऐसा अलाउड है। ठीक, अच्छा, यहां देखिएगा एक क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे को ये बता रहा है सबसे पहले तो क्या, सर्विस टैक्स के बारे में, कि सर्विस टैक्स था कितने का, 1 लाख रुपए का। 80,000 तो पे कर दिए हमने 1/4/2019 को, पे कर दिए 1/4/2019 को, ठीक है। और 20,000 हमने पे किए 25/4/2020 को। 25/4/2020 मतलब अगला साल, है ना। तो इस तरीके से हमने 1 लाख को पे किया। अब होगा क्या सर, 2 साल है यहाँ पे, तो 2 साल के अंदर डिडक्शन मिलेगी। अगर हम 1 साल की बात करेंगे, अगर हम बात करते हैं सिर्फ 18-19 की, असेसमेंट ईयर 19-20 यानी कि प्रीवियस ईयर 18-19, ठीक है जी। असेसमेंट ईयर 2021 यानी कि प्रीवियस ईयर 19-20, और यहां पे प्रीवियस ईयर 2021। हाँ जी, तो पहले मेरे को ये बताओ, ये 80,000 कौन से साल में पे किए गए हैं? 1/4/2019 को पे किए गए हैं सर, 1/4/2019 को पे किए गए हैं। और अब ये वाला टाइम 1/4/2019, 31 मार्च, ठीक एक दिन पहले ही गया है, हाँ सर गया है। और 31 मार्च 2019 तक की, 31 मार्च 2019 तक की रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने की ड्यू डेट अभी तक आई नहीं है। नहीं सर नहीं आई है, वो 31 जुलाई को ही आएगी। उससे पहले हमने पे कर दिया, हाँ सर पे कर दिया। तो हम इसकी डिडक्शन कौन से ईयर में ले सकते हैं? तो जवाब है सर, इसकी हम डिडक्शन ले सकते हैं असेसमेंट ईयर 2019-20 में और प्रीवियस ईयर 18-19 में। यानी कि 31 मार्च जो अभी अभी गई है, पिछले ही दिन गई है, उसके डाटा के अंदर हम क्या लिख देंगे कि हमने 80,000 रुपए पे कर दिए। जैसे अभी मैंने दिखाया था, 80,000 पे कर दिए और ड्यू डेट से पहले जाकर के हमने उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया, अलाउड हो जाएगा सर। लेकिन अब देखना, 20,000 कब पे किए थे? 25/4/2020 को, 25/4/2020 को, ठीक है। 19-20 में हमने कोई पेमेंट नहीं की। और ये हमारे पास में कब का था? ये हमारे पास में जो 1 लाख रुपए की लाइबिलिटी थी, वो थी 18-19 प्रीवियस ईयर, 18-19 प्रीवियस ईयर, या फिर असेसमेंट ईयर 19-20 की। तो हमें थोड़ी ना पता लग रहा है कि ये पिछले साल का है। नहीं सर, ये पिछले साल का थोड़ी है, यानी कि ये 20-21 का थोड़ी है। ये तो हम कहां मानेंगे? 25/4/2020 कौन से प्रीवियस ईयर में आता है सर? प्रीवियस ईयर 20-21 में आता है, प्रीवियस ईयर 20-21 में आता है। तो प्रीवियस ईयर 20-21 के साथ में हम इसको पे कर सकते हैं, यानी कि अगले साल। तो प्रीवियस ईयर 20-21 और असेसमेंट ईयर 21-22, ठीक है जी। ओके, तो प्रीवियस ईयर 20-21 के साथ में हम इसको पे कर सकते हैं। चलो जी ठीक है। ऐसे ही बाकी सारी चीजें भी दी हुई हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम PFI 80,000 था, हमने 70,000 उसमें से पे कर दिया। कब पे किया? 30 जून 2019 में। बड़ी लेट लेट आंख खुलती है हमारी, लेकिन ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम से पहले तो खुल ही जाती है ना। फिर 10,000 हमने पे कर दिया 8/7/2019 को, थोड़े दिनों बाद। और तो बताओ, 31 मार्च से पहले पहले दोनों ही अमाउंट पे कर दिए ना, 70 भी और 10 भी, तो दोनों की ही डिडक्शन मिल जाएगी। 80 की पूरी मिल, सॉरी 70 और 10 की पूरी मिल जाएगी, 80। कमीशन टू स्टाफ 40,000 मैंने पे करना था, और पे कब किया है? 1/8/2019 को। नहीं भैया, आप तो बहुत लेट हो गए, अब तो आप नेक्स्ट ईयर आना। 31 मार्च चला गया, उसके बाद में 31 जुलाई भी चला गया, तो नेक्स्ट ईयर मिलेगी सर इसकी 40,000 डिडक्शन। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू ESI 15,000 रुपए, 10,000 रुपए कब पे कर दिए सर? 28/6/2019,
यानी कि 31 जुलाई से पहले पहले, और फिर 8 सितंबर 2019 यानी कि उसके ड्यू डेट के बाद। तो इस साल के लिए 10,000 की डिडक्शन मिलेगी, अगले साल के लिए 5,000 रुपए की मिलेगी। ठीक है जी, ओके। अच्छा, हाँ जी, ये नेक्स्ट सेक्शन देखिए क्या बोलता है। कहता है एडजस्टमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट ड्यू टू चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब समझ में आया इसका? मतलब बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है सर? ध्यान से सुनना मेरी बात को, समझ में आ जाएगा। मैं ये बोलता हूं, मैंने है ना कोई लोन लिया, और लोन लिया मैंने कहां से? फॉरेन करेंसी में लिया, बाहर की किसी क्या नाम है, लोन ऑर्गेनाइजेशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मैंने लोन ले लिया। ठीक है सर, ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं उनको पैसे गांधी जी के नोट में थोड़ी ना दूंगा, गांधी जी का नोट थोड़ी ना चलेगा। मैंने यूएस डॉलर में कोई लोन लिया और मैंने उनको यूएस डॉलर दिए। सपोज सपोज कहां गया मेरा पेन? यहां देखिएगा। सपोज मैंने उस टाइम पे ये एसेट लिया था, स्क्रीन शेयर हो रही ना आप लोगों को? हाँ जी, हो रही। मैंने लोन लिया था, मेरे को प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी थी, और मैंने $5,000 दिए। $1 की कीमत थी, मान लो, 70 रुपीज। ठीक है जी, मान लो। तो 35, 3,50,000 है ना जी? 3,50,000, हाँ जी। 3,50,000 रुपीज मैंने दिए, खर्च की। अब क्या हुआ, मैंने इतने का लोन लिया, और जब रीपेमेंट की बारी आई ना, तो यहां पे रेट कुछ बढ़ गया, 2 रुपए बढ़ गया, है ना? तो 5,000 इंटू 72 हो गया। अब मैं इसका अमाउंट नहीं निकाल रहा, हमें ना दिखाई दे रहा है ना कि यहाँ पे रीपेमेंट करते समय, भाई वो तो अपने यूएस डॉलर में ही मांगेंगे ना, वो थोड़ी ना गांधी जी का नोट चलाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, यूएस डॉलर में पे करते समय मेरे को 72 रुपीज, यानी कि 2 रुपीज एक्स्ट्रा, ₹2 एक्स्ट्रा पे करना पड़ा, है ना? अब ये एक्स्ट्रा पे करना मेरा क्या है, एक तरीके का लॉस। बस इसी लॉस को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, किस किस चीज के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं अभी देखते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जैसे ये बड़ा है, मान लो सपना है, वैसे तो ये सपना है, वैसे तो ये मान लो ये गिर जाए तो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, तो उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए किस किस चीज के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हमारे पास में है कि सर अगर कोई ऐसा देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट इन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट ड्यू टू चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, 43A क्या कहता है, इफ एनी बिजनेस एसेट इज एक्वायर्ड या लोन टेकन इन फॉरेन करेंसी, एट द टाइम ऑफ पेमेंट देयर इज ए चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है जी, सच डिफरेंस चाहे वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो इन लाइबिलिटी शेल बी एडजस्ट टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट टू द एक्सटेंड अमाउंट इज पेड। ठीक है जी, टू द एक्सटेंड अमाउंट इज पेड, और आगे एक और चीज लिखी हुई है, चेंज इन आउटस्टैंडिंग अमाउंट शेल बी इग्नोर्ड। यानी कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर कोई आ गया है, कोई रह गया आउटस्टैंडिंग अमाउंट, और उसके ऊपर आप फॉरेन एक्सचेंज की एडजस्टमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकते हो? नहीं लिख सकते सर, नहीं लिख सकते, आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे नहीं लिख सकते। एक्चुअली जो पे करोगे, एक्चुअली जो पे करोगे, उस पेमेंट के अंदर अगर पे करते समय कोई डिफरेंस आया है, तो ही केवल आप इस डिफरेंस को एडजस्ट करा सकते हो। ओ, तो सच इंक्रीज और डिक्रीज कॉस्ट शैल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन फॉर ऑल पर्पस ऑफ टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ, आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसको लिख सकते हो। कंसीडर प्रॉफिट एंड लॉस ओनली ऑन द अमाउंट एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड इग्नोर
लॉस और प्रॉफिट ऑन आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर आपने आप ये कहना चाह रहे हो सर आउटस्टैंडिंग बेसिस पे तो चल रहा है ना, हम तो ग्रोअल बेसिस पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, तो उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट था कोई, आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर भी हमने ऐसे चेंज को रिकॉर्ड करके अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दे दिया। नहीं लिख सकते सर, नहीं लिख सकते, आउटस्टैंडिंग अमाउंट में नहीं, एक्चुअली पे वाले पे ही लिखोगे। ठीक, चलते हैं सर आगे। एक सेकंड इसको रब कर दूंगा। ठीक है जी, आगे देखिएगा, आगे क्या लिखा हुआ है, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं जी कैपिटल गेन के अंदर 50C, ठीक है ना, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड हम कर चुके हैं कैपिटल गेन के अंदर, ऑलरेडी डन। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास में क्या, कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 44 सब सेक्शन ए। इसको ध्यान से सुनना जी, इसको ध्यान से सुनना, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या बोलते हैं ये बोलते हैं, ये बोलते हैं कि हमारे पास में दो तरह का क्या नाम है पर्सन होता है, एक तो होता है प्रोफेशनल और एक होता है बिजनेसमैन, है ना जी। प्रोफेशनल में भी दो तरीके के लोग होते हैं। प्रोफेशनल में दो तरीके के लोग कौन होते हैं सर, स्पेसिफिक प्रोफेशनल, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, या फिर जनरल प्रोफेशनल। सर स्पेसिफाइड प्रोफेशनल कौन होते हैं, वो लोग जो एक मेंबरशिप के अंडर, एक एसोसिएशन के अंडर, एक नॉर्म्स के अंदर काम करते हैं। जैसे कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं अपने नॉर्म्स के अंदर ही ऑडिट कर सकता हूं, अपने हिसाब से नहीं कर सकता, है ना। जो आईसीएआई मुझे बताता है, जो ऑडिट स्टैंडर्ड मुझे कहते हैं, मैं उसी हिसाब से काम कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि भावनाओं में बह करके कुछ भी ऑडिट रिपोर्ट में लिख दूंगा। ठीक इसी तरीके से एक लॉयर होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबरशिप के अंदर ही वो काम कर सकता है, यानी कि एक पर्टिकुलर मेंबरशिप नंबर मिले हुए होते हैं। डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है जी, ये लोग होते हैं, ये स्पेसिफाइड प्रोफेशनल होते हैं। और नॉन स्पेसिफाइड या जनरल प्रोफेशनल कौन होते हैं, जस्ट सर जिनका कोई नंबर नहीं होता, कोई एसोसिएशन नहीं होती, जैसे बार्बर हो गए, जैसे हमारे टेलर हो गए, ठीक है। ये लोग क्या है, ये लोग हमें सर्विसेज देते हैं, दे आर सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन वो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल नहीं। अच्छा सर, ठीक है, समझ में आ गया। अब बिजनेसमैन की बात करो, एक छोटा सा बिजनेसमैन है। छोटा सा बिजनेसमैन क्या मतलब, कोई छोटा नहीं होता, एक छोटा सा काम करने वाला जिसकी छोटी सी टर्नओवर है। जैसे कि फ्रूट बेचने वाला कोई भैया, वो भी एक बिजनेसमैन है। रतन टाटा, वो भी एक बिजनेसमैन है। ट्रेडिंग करने वाले, वो भी एक बिजनेसमैन है। मैन्युफैक्चरर भी बिजनेसमैन है। सर सारे बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को कहां तक आप स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड करोगे, तो बिजनेसमैन की हमने कोई कैटेगरी नहीं बनाई। बात समझ में आई मेरी, हमने बिजनेसमैन की कोई कैटेगरी नहीं बनाई, हमने क्या बनाया जी, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स की कैटेगरी बना दी सर। एक सॉरी, प्रोफेशनल्स की कैटेगरी बना दी, एक तो है स्पेसिफाइड और एक है जनरल। ओके सर, बात समझ में आ गई। चलते हैं सर, ये सेक्शन क्या बोल रहा है, ये सेक्शन बोल रहा है कि अगर कोई स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है तो उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे बनाने पड़ेंगे। अच्छा, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट की बात है, हमने स्पेसिफाइड और नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल सुन लिया, बिजनेसमैन सुन लिया। ये बुक्स ऑफ अकाउंट क्या होता है, देखना, ध्यान से सुनना। हमारे पास में एक सिस्टमेटिक बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं। कैसे सिस्टमेटिक बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, जो कंपनीज के अंदर बनते हैं। आपको मैं बोलूं कि हाँ जी सर मेरे पास, मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं, तो आप क्या समझोगे, आप समझोगे अच्छा सर आप ये कह रहे हैं आप जनरल अकाउंट, जनरल पोस्टिंग करेंगे, फिर आप लेजर पोस्टिंग करेंगे, फिर आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, हाँ ये सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट की ही मैं बात कर रहा हूं। तो हमें ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं। अब आप मान लो इनको एक नाम दे देते हैं स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट, स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट। इसको स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के साथ में मिलाना मत बिल्कुल भी।
स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट की बात बोली मैंने, यानी कि वो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट जो सर 11th क्लास के डे 1 से लेकर के आज तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं, जिनको पढ़ पढ़ के हम बुढ़े हो चुके हैं। ठीक है सर। सर नॉन स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट कौन से हैं? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी को छोड़ देगा क्या? अगर आप एक दुकान खोल करके बैठे हुए हैं, एक छोटी सी पान की दुकान ही लगा लो, मान लो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा। तो हम क्या कहते हैं, नॉन स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं हम उसके लिए नॉन स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप अपने रिकॉर्डिंग करेंगे किसी कॉपी में, आप टूटी फूटी राइटिंग के अंदर, गंदी सी राइटिंग के अंदर, क्या आया क्या गया, उसकी आप रिकॉर्डिंग करेंगे, और उस रिकॉर्डिंग को देख करके किसी भी पर्सन को या फिर असेसिंग ऑफिसर को ये समझ में आना चाहिए कि क्या हुआ। यानी कि अगर आप स्पेसिफिक बुक्स ऑफ, दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट जो आज तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं, नॉन स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट जो सर जिनको देख करके एक असेसिंग ऑफिसर पता लगा सके कि किस डेट पे क्या हुआ था। यानी कि इनकमिंग हुई थी, आउटगोइंग हुई थी, एसेट खरीदा गया था, लाइबिलिटी पे करी गई थी, क्या किया गया था, अनाप शनाप सारी चीजें। ठीक है सर। अब सेक्शन शुरू करते हैं। अब सेक्शन क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, मैंने आपको दोनों चीजें बता दी। ठीक है। अब किस किस पर्सन के लिए क्या क्या ऑब्लिगेशन है वो ये सेक्शन हमें बताता है। क्या बोलता है ये? कहता है अगर कोई स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है, अगर कोई स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है, कौन सा वाला? जिसकी ग्रॉस रिसिप्ट्स, मैंने इनकम नहीं बोला, मैंने क्या बोला? जिसकी ग्रॉस रिसिप्ट ज्यादा है 1,50,000 से, 1,50,000 से ज्यादा है इन ऑल द लास्ट 3 प्रीवियस ईयर। अच्छा, आओ जी इसका एनालाइज कर लें, इसको एनालाइज कर लें जरा कि क्या बात कर रहा हूं मैं। ये बात कर रहा हूं कि सर हमारा साल चल रहा है अभी, अभी क्या चल रहा है, 21-22, ये हमारा प्रीवियस ईयर चल रहा है ना सर, कोरोना के साथ, है ना। प्रीवियस ईयर 21-22 चल रहा है। मैं एक स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हूं, हाँ ठीक है, बात खत्म हो गई। अब मेरे पिछले 3 साल के डाटा को आप उठाओ, पिछले 3 साल के डाटा को उठाओ और चेक करो क्या मेरी ग्रॉस रिसीट्स 1.5 लाख को हर साल एक्सीड कर गई थी? पिछले 3 साल, ठीक है जी, पिछले 3 साल क्या मेरी ग्रॉस रिसीट्स 1.5 लाख को एक्सीड कर गई थी? मैंने इनकम नहीं बोला, मैंने ग्रॉस रिसीट्स बोला है। आंसर कर गई। सोच करके देखो, एक स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है, क्या मैंने 1.5 लाख से ऊपर के ऑडिट नहीं किए होंगे? अरे सर 1.5 लाख तो बहुत छोटी सी चीज है, 1.5 लाख तो बहुत छोटी सी चीज है। ऑडिट फी के नाम पे मैंने 1.5 लाख रुपए रिसीव नहीं किए होंगे? क्या किसी डॉक्टर ने पूरे साल के अंदर 1.5 लाख रुपए के पेशेंट चेक नहीं किए होंगे? बताओ कितना छोटा सा अमाउंट रखा हुआ। तो सारे सालों में हर साल 1.5 लाख को एक्सीड कर गया ये, है ना, कर गया ना। तो ऐसे एक स्पेसिफाइड प्रोफेशनल को बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी पड़ेंगी स्पेसिफिक वाली, अंडर रूल 6F, अंडर रूल 6F। आगे क्या कहता है रूल? आगे रूल ये कहता है, आगे का सेक्शन ये कहता है कि अगर उसकी ग्रॉस रिसिप्ट्स, किसकी? स्पेसिफाइड प्रोफेशनल की, 1.5 लाख से नीचे है या इक्वल टू 1.5 लाख है एनी ऑफ द लास्ट 3 ईयर, किसी भी 3 साल में। ठीक है जी। ऊपर क्या था? ऑल ऑफ द लास्ट ईयर, नीचे क्या है? एनी ऑफ द लास्ट ईयर। अगर 3 साल में से किसी भी साल में, ठीक है, एनी लिखा है और वहां पे ऊपर लिखा है ऑल लिखा है, ध्यान देना इसको। तो उसको क्या बनाना है? उसको नॉन स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने हैं सर, जिसको कि देख के असेसिंग ऑफिसर को ये पता चल जाए कि भाई क्या हुआ था, यानी कि किस तरीके से क्या ट्रांजेक्शन हुई थी। ओके, अच्छा, स्पेसिफाइड
प्रोफेशनल का मतलब यहाँ दिया हुआ है जो कि मैं आपको बता चुका। चलते हैं सर आगे। अब आते हैं आगे दूसरे लोगों पे, बी पार्ट पे। ठीक है, इसकी हेडिंग पढ़ेंगे। फॉलोइंग पर्सन विल बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट विच विल बी एनेबल एओ यानी कि असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट देयर टैक्सेबल इनकम। यानी कि इन लोगों को, किन लोगों को, जिनका मैं अभी बताने जा रहा हूं। कौन लोग होंगे ये? सर ये होंगे बिजनेसमैन, ये होंगे बिजनेसमैन, है ना। स्पेसिफाइड, हम तो उसकी क्या नाम है, उसका तो अमाउंट हम पढ़ चुके, उसकी बात तो हम कर चुके। किसकी? स्पेसिफाइड प्रोफेशनल की। नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल की भी बात अभी होनी बाकी। ठीक है, ये देखो। ठीक, अच्छा, तो हम क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं सर सिंपली, अगर कोई पर्सन इंडिविजुअल या एचयूएफ है जो कि नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस या प्रोफेशन को चला रहा है। सर पहले मुझे एक बात बताओ, नॉन स्पेसिफाइड, क्या कोई स्पेसिफाइड बिजनेस होता है? नहीं सर, नहीं सर, बिजनेस को हमने स्पेसिफाई नहीं किया। तो ये नॉन स्पेसिफाइड किसके लिए लिखा हुआ है सर? प्रोफेशन के लिए लिखा हुआ है। अगर उसकी इनकम, अब इनकम की बात हो रही है, अगर उसकी इनकम ज्यादा है, कितने से? 2.5 लाख रुपए से, या फिर उसकी सेल्स, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट्स, ग्रॉस रिसीप्ट हम प्रोफेशनल के लिए कह रहे हैं ना, ज्यादा है 25 लाख रुपए से, 25 लाख रुपए से, इन एनी वन, किसी भी एक साल ऑफ लास्ट 3 इयर्स। ठीक है जी, किसी भी साल, लास्ट 3 ईयर में किसी भी एक साल, तो वो क्या बनाएगा जी? ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है, मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट विल बी एनेबल टू कंप्यूट देयर टैक्सेबल इनकम। यानी कि वो क्या बनाएगा? नॉन स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा। नॉन स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा यानी कि जिससे कि पता लग सके। नॉन स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट क्यों बनाएगा? पहले तो हमने बोला कि स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा, नॉन स्पेसिफिक हम बोल ही नहीं रहे, हम ये बोलते हैं जी ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा जिससे कि असेसिंग ऑफिसर को उसकी टैक्सेबिलिटी निर्धारित करने में कोई दिक्कत ना हो। स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब समझ में आ गया? हाँ सर, मतलब समझ में आ गया कि सर वो बुक्स ऑफ अकाउंट जो हम 11th क्लास से आज तक सुनते आ रहे हैं। नॉन स्पेसिफिक बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं कहना, क्या कहना है? ये कहना है ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएगा जिससे कि उसकी टैक्सेबिलिटी को जांचा जा सके। अच्छा जी, ठीक है। आगे लिखा हुआ है अदर देन इंडिविजुअल, यानी कि अगर आप इंडिविजुअल और एचयूएफ थे तब तो आप ऊपर कवर हो गए। अगर आप अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ थे जो कि चला रहे हो नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल और बिजनेस, ठीक है जी, नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल या फिर आप बिजनेस। अब बिजनेस के लिए हमने कोई स्पेसिफाइड वर्ड यूज किया था? नहीं सर, बिजनेस तो बिजनेस था। तो यहाँ पे नॉन स्पेसिफाइड किसके लिए है सर? प्रोफेशन के लिए। अच्छा जी, और इनकी इनकम अगर ज्यादा है 1,20,000 से या उसके इक्वल है, या फिर उनकी टर्नओवर, सेल्स या ग्रॉस रिसिप्ट्स ज्यादा है 10 लाख रुपए से पिछले 3 सालों में से किसी भी एक साल, तो वो क्या बनाएंगे? ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे जिनको कि देख करके असेसिंग ऑफिसर उनकी इनकम का पता लगा सके। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? थर्ड और फोर्थ। हाँ, थर्ड और फोर्थ आपको समझ में आएगा सर प्रेजेंटिव इनकम के बाद ही, उससे पहले समझ में नहीं आएगा। ठीक है जी, प्रेजेंटिव इनकम के चैप्टर, प्रेजेंटिव इनकम के सेक्शंस हैं पीजीबीपी के अंदर, पहले हमें वो पढ़ने पड़ेंगे, तभी हमारे को ये चीज समझ में आएगा कि भाई कौन पर्सन जो है इसके अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट किस तरीके से बना सकता है। ये बात है।